सो हेलो एवरीवन और वेलकम बैक टू माय चैनल। लेकर हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और एकदम नया कोरियन ड्रामा जिसका नाम है मूविंग। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को स्पेस से धीरे धीरे जमीन की ओर गिरते हुए दिखाया जाता है, जिसे कोई बोंगसियोक कहकर बुला रहा था, मगर तभी वो काफी ज्यादा स्पीड से जमीन की ओर गिरने लगता है। पर हम देखते हैं ये तो बोंगसियोक नाम के एक लड़के का सपना है, जिसे हमेशा यही सपना आता है। पर इस सपने के पीछे एक बहुत ही बड़ा राज है, जिसके बारे में हमें आगे कहानी में पता चलेगा। तो बोंगसियोक को उसकी मॉम ने उसके बेड पर बांध कर रखा था ताकि वो उड़ ना जाए। बोंगसियोक के पास सुपर सेंस का पावर है, यानी कि वो काफी दूर की चीजों को देख, सुन और स्मेल कर पाता है। जिसके बाद हमें बोंगसियोक के मदर को दिखाया जाता है, जिनका नाम है मियोन, जो एक रेस्टोरेंट चलाती है। तो वो बोंगसियोक को स्कूल के लिए रेडी होने के लिए कहती है। अगले सीन में हमें और दो मेन लीड्स को दिखाया जाता है, जिसमें थे हिसू और उसके पापा जुवॉन। तो जुवॉन ने अभी अभी एक चिकन शॉप ओपन किया है, जिसमें हिसू को उनकी फिक्र होती है, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी बिजनेस नहीं किया है। हिसू के स्कूल ट्रांसफर की वजह से ये दोनों यहाँ पर आए हैं, जहाँ हिसू की पुरानी स्कूल यूनिफॉर्म देकर डैड उसे नई ले देने की बात करते हैं। पर हिसू कहती है कि उसके हाई स्कूल का बस लास्ट सेमेस्टर बाकी है, इसीलिए वो इसी में काम चला लेगी। ये कहकर हिसू स्कूल के लिए निकल जाती है, क्योंकि आज उसका पहला दिन था स्कूल में। वहीं इधर हमें बोंगसियोक को दिखाया जाता है, जहाँ उसके स्कूल बैग में उसकी मॉम बहुत ही भारी सामान डाल रही थी, लगभग उसके वेट के जितना ही सामान, और क्लासरूम में अपना बैग डेस्क पर टांग देने के लिए कहती है और स्पेशली उसे सोने के लिए मना करती है। बोंगसियोक भी स्कूल के लिए निकल जाता है, जहाँ बस से वो बाहर एक लड़की को भागता हुआ देखता है, जो उसके बस से भी ज्यादा तेजी से भाग रही थी। तो बोंगसियोक बस स्टॉप पर उतरकर दूसरी बस पकड़ने के लिए जाता है, इसमें हेसू भी चढ़ती है, और जो इतनी स्पीड से भागते हुए आई थी वो हेसू ही थी। पर उसका वॉलेट बैलेंस 0 हो गया था। तो बस ड्राइवर उससे वॉलेट बैलेंस अपडेट करने के बाद अगले बस से आने के लिए कहता है। वैसे ये बस ड्राइवर भी एक मेन कैरेक्टर ही है। तो बोंगसियोक हेसू के लिए भी पे कर देता है। तो हेसू उसे थैंक यू कहती है और उसे अपना इंट्रो देते हुए उसके स्कूल के बारे में पूछने लग जाती है। इस पर बोंगसियोक कहता है कि तुम इतनी कैजुअली कैसे बात कर लेती हो, हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं है। हेसू कहती है हम हाई स्कूल सीनियर्स हैं, तो स्टूडेंट्स बात तो ऐसे ही करते हैं ना। ये कहकर वो उसका टिफिन कैरी करती है उसके हेल्प करने के लिए। अब ये पहली बार था जब बोंगसियोक से किसी लड़की ने सामने से बात किया, जिससे बोंगसियोक तो उसे देखते ही रह जाता है। पर इस चक्कर में उसकी हार्ट बीट फास्ट हो रही थी, जिससे उसके पैर हवा में उड़ने लग गए थे, जिससे वो कंट्रोल करने के लिए पाई की वैल्यू रिसाइड करने लग जाता है। तभी एक बम्पर की आने की वजह से बोंगसियोक तो खिड़की में जाकर टकराता है, जिसके बाद ही वो नॉर्मल होता है। तो बस से उतरकर दोनों स्कूल के लिए भागते हैं, जिसमें हिसू तो टाइम से अंदर आ जाती है। बहुत ही ज्यादा वेट कैरी करने की वजह से बोंगसियोक टाइम पे अंदर नहीं आ पाता, जिस वजह से उसके होमरूम टीचर उसे टॉयलेट साफ करने की पनिशमेंट देते हैं। इसके बाद एक रेयुक नाम का बंदा होमरूम टीचर से मिलने आता है, जो उनसे कुछ स्टूडेंट्स के ट्रेनिंग के बारे में पूछते हैं। इस पर होमरूम टीचर कहते हैं कि सब सही चल रहा है। तो ये रेयुक भी एक खास कैरेक्टर है इस कहानी का, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। जिसके बाद हमें बोंगसियोक के क्लास को दिखाया जाता है, जहाँ हम कांगहुन को देखते हैं, जो क्लास प्रेसिडेंट है। तो वो क्लास में आकर सबका मोबाइल जमा कर लेता है। जिसके बाद होमरूम टीचर हेसू को काउंसलिंग के लिए ले जाते हैं, जहाँ वो हेसू के पुराने स्कूल के मार्क्स वगैरह देखकर कहते हैं कि तुम स्पोर्ट्स में काफी ज्यादा अच्छी हो, इसलिए तुम्हें फिजिकल एजुकेशन करनी चाहिए। पर हेसू तो आर्ट्स लेकर पढ़ना चाहती थी। इसमें टीचर बताते हैं कि इसके लिए तुम्हें नेशनल कॉलेज की तैयारी करनी पड़ेगी। इसके ट्यूशन के लिए उसे शहर के बाहर जाना पड़ेगा, जहाँ बहुत ही ज्यादा खर्चा भी हो जाएगा। और हेसू अपने डैड से दूर नहीं जाना चाहती थी। तो टीचर कहते हैं कि तुम फिजिकल एजुकेशन कर लो, इसका तुम कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम आसानी से पास कर सकती हो, और यहाँ के एक अच्छे कॉलेज में तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा। पर तुम उसकी ट्रेनिंग की चिंता मत करो, तुम हमारे ऑडिटोरियम में जब चाहे प्रैक्टिस कर सकती हो, और मैं पीई टीचर हूँ, इसीलिए ट्रेनिंग की चिंता मत करना, मैं तुम्हें उसमें हेल्प करूंगा। अब इसमें हेसू को एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होने वाला था, इसीलिए वो फिजिकल एजुकेशन कोर्स ज्वाइन करती है, और टीचर से पूछती है कि क्या वो ये दूसरी स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर आ सकती है। इस पर टीचर तो साफ मना कर देते हैं। इसके बाद वो क्लास में आकर अपना इंट्रोडक्शन देती है, जहाँ हेसू बोंगसियोक को देखकर खुश होती है, लेकिन हेसू को स्माइल करता हुआ देखकर बोंगसियोक की हार्ट बीट फिर से फास्ट हो जाती है, जिससे वो फिर से उड़ने लग गया था। तो वो बहुत ही कस के अपने डेस्क को पकड़ रखता है और पाई की वैल्यू काउंट करने लग जाता है। अगले सीन में हमें एक फ्रैंक नाम के बंदे को दिखाया जाता है, जो साउथ कोरिया एक मिशन में आया था। तो उसे एक बॉक्स मिलता है, जिसमें बहुत सारे फाइल्स रखे हुए थे। अभी उसे फोन में 11 नंबर का मैसेज आता है। तो वो 11 नंबर फाइल निकालता है, जिसमें सुपरनेचुरल कंट्रोल एजेंसी नाम के उस फाइल में एक आदमी का फोटो होता है और उसके डिटेल्स होते हैं। तो फ्रैंक उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। इधर स्कूल की छुट्टी हो गई थी, पर बोंगसियोक अभी भी डेस्क को पकड़े हुए था। कांगहुन हेसू को ऑडिटोरियम दिखाने ले जाता है और उसे ऑडिटोरियम की एक्स्ट्रा चाबी भी देकर जाता है। वहाँ से जाते हुए वो हेसू को देख रहा था, जिससे हमें थोड़ी देर पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ कांगहुन होमरूम टीचर से पूछता है कि क्या हेसू मेरी तरह है। टीचर कहते हैं हाँ, इसलिए तुम उससे दोस्ती करो, जिससे हमें पता चलता है कि कांगहुन और हेसू में भी कुछ तो खास है, जिसके बारे में टीचर को भी पता है। तो हेसू अपनी ट्रेनिंग में लग जाती है और बोंगसियोक टॉयलेट की साफ सफाई करने चला जाता है। इधर फ्रैंक जिनचन नाम के बंदे के लिए पार्सल लेकर आता है। जो जिनचन था वो तो ये नाम सुनकर शॉक्ड था, इसीलिए वो अपने सारे स्टाफ्स को यहाँ से बाहर निकालता है। इसके बाद फ्रैंक से पूछ रहा था कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता, मैं तो रिटायर्ड हो चुका हूँ। पर फ्रैंक तो उससे इंग्लिश में उसके बच्चे है या नहीं पूछता है। जिनचन पूछने लग जाता है कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है और किस लिए। इस पर फ्रैंक कहता है कि तुम्हें डिलीट करने के लिए। कहकर उनकी फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ हम देखते हैं
कि जिनचोन के पास सुपर पावर्स है, लेकिन फ्रैंक के सामने वो टिक नहीं पाता। फ्रैंक उसे मार मार के उसकी हालत खराब कर देता है, फिर उसे खिड़की से ऐसा पंच मारता है कि वो अपने बिल्डिंग से 200 मीटर दूर जाकर गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद फ्रैंक आराम से बाहर निकल आता है और अपने डिलीवरी वैन में बैठकर जिसने उसे 11 मैसेज किया था उस पर वो फिनिश्ड रिप्लाई करता है। इधर यीशु अपनी ट्रेनिंग के बाद हाथ मुंह धोने के लिए बाहर आती है, जहाँ कुछ देर में बोंगसोक भी आता है टॉयलेट साफ करके। तो यीशु उससे फिर से कैजुअली बात करने लग जाती है, जिससे बोंगसोक उड़ ना जाए इसीलिए वो पास के पोल को कसकर पकड़ लेता है। इस पर यीशु उससे फिर से पूछती है क्या हुआ तुम्हें। जो सुन बोंगसोक कहता है कि क्या तुम मुझे अपना बैग कैरी करने दे सकती हो, क्योंकि मुझे अपना वेट लूज करना है। यीशु चाहती तो नहीं थी, पर उसके बार बार कहने पर वो उसे अपना बैग दे देती है। फिर दोनों घर के लिए निकल जाते हैं, जहाँ सिक्योरिटी गार्ड उन्हें देख रहा था। तो बस स्टॉप पर आने के बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, जहाँ यीशु एक एकेडमी जाती है आर्ट्स कॉलेज की फीस वगैरह के बारे में जानने के लिए, जिसमें तो उसे मिलियन का खर्चा होने वाला था, इसीलिए वो घर वापस आ जाती है। इधर बोंगसोक भी घर आता है, तो मियोन उसे बहुत सारा खाना खाने के लिए देती है। तो मियोन उसे आज के स्कूल के बारे में पूछने लग जाती है। वहीं इधर यीशु भी घर लौट आती है, जहाँ वो अपने डैड से स्कूल के यूनिफॉर्म और पी क्लास के यूनिफॉर्म के लिए पैसे मांगती है, पर अभी वो उन्हें ये नहीं बताती कि वो आर्ट्स कॉलेज नहीं बल्कि फिजिकल एजुकेशन कॉलेज ज्वाइन कर रही है। उसके डैड भी ड्रेस के लिए मान जाते हैं। इधर कांगहुन भी नाइट स्टडी करने के बाद घर लौट आता है, तो उसके डैड हमेशा घर के बाहर उसके आने का वेट करते हैं और कांगहुन के आने पर वो बहुत खुश हो जाते हैं। इधर मियोन को अगले दिन जिनचोन की मौत के बारे में पता चलता है, जिससे वो कुछ सोच में होती है। इसके बाद हमें एनआईएस चीफ को दिखाया जाता है, यानी कि नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस, जिन्हें जिनचोन की मौत के बारे में पता चलता है, जिस पर वो एक अपने ऑफिसर को उसकी मौत के बारे में छानबीन करने के लिए कहता है और ये न्यूज हर जगह से मिटा देने के लिए कहता है। वहीं चीफ उस ऑफिसर से किसी ब्रीडिंग प्रोग्राम के बारे में पूछता है, इस पर वो बताती है कि रीप्लांटिंग का काम शुरू हो गया है। तो चीफ उसे तेजी से कल्टीवेशन शुरू करने के लिए कहते हैं। अब ये क्या और किस चीज का प्रोग्राम है, ये तो हमें आगे कहानी में पता चलेगा। इधर हमें मियोन को दिखाया जाता है, जो अपना एक गन साफ कर रही थी। वहीं बोंगसोक अपने वॉइस ओवर से कह रहा था कि मेरा एक सीक्रेट है कि मैं सबसे अलग हूँ। मैं पैदा होते ही उड़ रहा था, पर मेरी मॉम ने मुझे चलना सिखाया, लेकिन मैं अभी भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे इमोशन बदलते ही मैं हवा में उड़ जाता हूँ। और अभी भी वो सोते टाइम बेड की जगह पर सीलिंग पे चिपक कर सो रहा था, जहाँ उसके रूम के पूरे सीलिंग में स्पॉन्ज का कवर चिपकाया हुआ था, जिससे बोंगसोक को चोट ना लगे। इधर मियोन अपना गन साफ करते हुए कहती है कि जिनचोन की मौत हो गई, यानी कि कोई तो हमारे पीछे पड़ा है। रातों रात उसकी मौत की खबर हर जगह से हट गई है, यानी कि कोई हमें डिलीट करने के लिए आया है। अब इनका क्या राज था, ये तो हमें अगले एपिसोड से ही पता चलेगा। तो यहीं पर एपिसोड नंबर 1 का एंड होता है। ये ड्रामा सच में बहुत ही ज्यादा कमाल की है, इसीलिए इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। जल्दी ही मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।